आसाम के साथ साथ पांडिचेरी, तमिलनाडु, बंगाल, वहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, केरल में भी चुनाव हो रहा है। लेकिन मैं जो आपके बीच में आया हूं, मैं सिर्फ आप तमाम लोगों से बातचीत के लिए आया हूं। और ये बातचीत मैं इस आधार पर करना चाहता हूं कि 5 साल पहले आसाम में परिवर्तन के नाम पे एक नई सरकार चुन करके आई थी। परिवर्तन का मतलब पार्टी में परिवर्तन नहीं होता है कि कांग्रेस के जो थे कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। इससे नेता का परिवर्तन होता है, जनता का परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं आप तमाम आम आवाम से ये बातचीत करने के लिए आया हूँ कि क्या सचमुच 5 साल में आपने कोई परिवर्तन महसूस किया है? नहीं, कुछ तो परिवर्तन हुआ है। अरे हुआ है भाई, रोजी रोटी में नहीं हुआ है, धर्म का झगड़ा तो बढ़ा है ना, समाज में नफरत तो बढ़ा है ना, लोगों के बीच में लड़ाई करने की साजिश तो बढ़ी है ना। इनका परिवर्तन का मतलब यही होता है कि आपके रोजी रोजगार में परिवर्तन नहीं होगा, आपका पेपर मिल चालू नहीं होगा, आपके लिए नया एम्स नहीं खुलेगा, आपके लिए नई IIT नहीं बनेगी, नया यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा। जो पहले सत्ता में थे कोई और छाप लेकर के वो इस बार आ जाएंगे चुनाव में, कोई और छाप लेकर के, और करेंगे क्या? आपस में लोगों को लड़ाएंगे। मैं एक बात आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हम आसाम का गमछा ओढ़ लिए हैं, मंच पे खड़ा हो गए हैं तो हम ज्यादा काबिल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस इलाके में रहते हैं, आपका सच आप हमसे बेहतर समझते हैं। हम तो आए हैं, चले जाएंगे, आप तो यहीं रहते हैं, आपको मालूम है कि आपको रोज किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, आपको मालूम है कि आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपके बीच में आपको ये बताने और समझाने के लिए नहीं आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये गमछा ओढ़ करके आपके साथ अपनी एकता और एकजुटता प्रकट करने के लिए आया हूं। बीच में आपका सुख दुख साझा करने के लिए आया हूं। कुछ हम अपनी सुनाएंगे, कुछ आपकी सुन करके जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आसाम की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। टीवी पे आता है ना, माहौल क्या है, लोग पूछते हैं ना माहौल क्या है। माहौल की जहां तक बात है तो एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, 5 साल में एक बार जमहूरियत में आपको मौका मिलता है अपना मुस्तकबिल तय करने का। आपको मौका मिलता है कि आप उस मुद्दे का चुनाव करें जिस मुद्दे से आपका जीवन प्रभावित होता है। बताइए, आपका मुद्दा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना है कि नहीं है? सिलचर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है दिल्ली की, देश की राजधानी है, ये आपका मुद्दा है कि नहीं है? जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं, तो बाबू साहब आपसे घूस लेते हैं, ये आपका मुद्दा है कि नहीं है? आपका मुद्दा ये है कि नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पेपर मिल चालू करेंगे, हुआ क्या? 15 लाख खाते में आया क्या?
ड्रामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाते हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो एक पत्रकार ने हमको कहा कि आप हम लोगों से बात नहीं कीजिएगा। तो हम बोले हम प्रधानमंत्री हैं कि आपसे बात नहीं करेंगे? अरे आपसे बात करेंगे, जी भर करके आपसे बात करेंगे और अपना सवाल आपको लिख करके नहीं देंगे। आपको जो सवाल हमसे पूछना है पूछ लीजिए, उस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। उसी तरह से पत्रकार ने पूछा कि आप सिलचर आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है? हमने कहा झूठ बोल करके प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। और कभी टोपी पहन लेना है, कभी गमछा ओढ़ लेना है, कभी मोर का पंख माथे में लगा लेना है। ये सब नाटक करके मुझे जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना है। मैं यहाँ बराक भूमि पर बराक रैली में आप तमाम लोगों से रूबरू होने के लिए आया हूँ और ये समझने के लिए आया हूँ और अपना दुख आपसे साझा करने के लिए आया हूँ कि आज इस देश में क्या हो रहा है। आपके जो एमएलए के प्रत्याशी साहब हैं, ये हमको बोले कि हिंदी पट्टी के कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, बिहार और उत्तर प्रदेश के, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हम बोले ये बड़ी खुशी की बात है कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। जब हम उनके पास मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमारा एक पवित्र स्थान है, ब्रह्म स्थान, हम चाहते हैं कि आप चलें वहां पर। हम बोले जनता जहां ले चलेगी हम वहां चलेंगे। वहां जब गए तो मंदिर के पुजारी साहब एक मंत्र पढ़ रहे थे और उस मंत्र में कह रहे थे विश्व शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति। बताइए, जहां विश्व शांति की बात हो, सर्व शांति की बात हो, ब्रह्म शांति की बात हो, उस धर्म के नाम पर कोई तलवार लेकर के गोली मारने की बात कैसे कर सकता है? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। कि इस देश में ऐसी कौन सी जरूरत आ गई है कि कुछ लोग कह रहे हैं खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। अरे भाई, चंदन से तिलक कर लो, माथा ठंडा रहेगा। खून से तिलक करने की क्या जरूरत है? ये हिंसा की भाषा क्यों बोली जा रही है? ये हिंसा की भाषा इसलिए बोली जाती है कि जादूगरी किया जा सके। किस चीज का जादूगरी किया जा सके? रेलवे स्टेशन के बाहर आप लोग जादूगरी देखे होंगे, हैं? हम भी अपने स्टेशन के बाहर एक खेल देखे थे। एक सपेरा था, सांप का डांस दिखाता था, बीन बजाता था, सांप डांस करता था। थोड़ी देर के बाद उस सपेरे ने कहा कि मेरे पास एक मनोकामना अंगूठी है, तुमको चाहिए क्या? मन तो किया कि ले लेते हैं, मनोकामना पूरा हो जाएगा। फिर सोचे कि अगर मनोकामना अंगूठी इसके पास में है तो ये स्टेशन के बाहर डांस क्यों दिखा रहा है सांप का? ये खुद ही अंगूठी पहन ले और देश का राष्ट्रपति बन जाए। देखिए, दिल लगी का कोई तर्क नहीं होता। किसी ने अगर किसी को दिल दे दिया तो उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने दिल से नहीं, दिमाग से सोचेंगे तो एक बात आप समझ जाएंगे कि इस देश में हकीकत में क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है इस देश की, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। नारा लगाया जाता है मंदिर और मस्जिद का, नारा लगाया जाता है हिंदू और मुसलमान का, और इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति एक राष्ट्रवादी सरकार बेच देती है। रेलवे स्टेशन के बाहर लिखा रहता था ना, रेल राष्ट्रीय संपत्ति है। अगर रेल, आवाज जा रही है,
मुंह नहीं भी दिखेगा तो चलेगा। कौन सा जो है हम शाहरुख खान हैं। बात ही तो महत्वपूर्ण है ना, चेहरे का क्या है। तो मैं ये कह रहा था कि रेलवे स्टेशन के बाहर लिखा रहता है कि रेल राष्ट्रीय संपत्ति है। अब रेल जब राष्ट्रीय संपत्ति है तो उस रेल को जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको बेचने वाले को देश विरोधी कहा जाना चाहिए कि नहीं कहा जाना चाहिए। जो देश बेच रहे हैं वो अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं और जो देश बचा रहे हैं उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। क्या कमाल है, क्या कमाल है। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। हम ये देख रहे हैं कि इंसान अपना सच भूल करके टीवी में 7:30 बजे जो झूठ दिखाया जाता है उसको अपना सच मानने लगे हैं। कल मैं एक कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम में मैं बिहार से आ रहा हूं। एक नौजवान आया और बोला, ऐसे ही जनता थी। उस नौजवान ने कहा कि हम जो कहेंगे आप उसके पीछे बोलिएगा जय श्री राम। और फिर उस नौजवान ने कहा पेट्रोल डीजल के बढ़ गए दाम, जनता ने कहा जय श्री राम। नौजवानों को नहीं मिल रहा काम, जनता ने कहा जय श्री राम। देश का कर रहे काम तमाम, जनता ने कहा जय श्री राम। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि इस देश ने बहुत पहले इस बात को तय कर दिया है। इस देश ने इस बात को बहुत पहले तय कर दिया है कि इस देश के संविधान के हिसाब से इस देश में रहने वाली वो तमाम आवाम जो तिलक लगाता हो या टोपी पहनता हो, जो मंदिर जाता हो या मस्जिद जाता हो, जो महिला हो या पुरुष हो, जो नौजवान हो या बूढ़ा हो, उनके अधिकार बराबर होंगे। इस देश में रहने वाले तमाम लोगों का ये देश है और सबके अधिकार को बराबर सुनिश्चित है। बहुत पहले गांधी ने अपने सीने पे गोली खा करके बुलेट को हरा दिया और बैलेट को जिता दिया। गांधी ने अपने सीने पे गोली खा करके नफरत को हरा दिया और मोहब्बत को जिता दिया। हम गांधी की राह पर चलने वाले लोग हैं। हमारा नाम कन्हैया है, लेकिन मुझे अब्दुल कलाम कट्टरवादी नहीं नजर आते हैं। कन्हैया और कलाम की जो ये दोस्ती है, यही भारत है, यही हिंदुस्तान है। यह जो हमारे देश की एकता है, जिसके बारे में गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्म सम्मान। मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, नौजवानों को काम, ब्राह्मण हो या दलित, सब जिए अपने आत्म सम्मान। इससे बनेगा देश महान। ये जो हमारी देश की ताकत है, इस देश की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताइए, ये 5 उंगली है मेरे हाथ में, अगर मैं 5 उंगलियों को अलग अलग कर दूं तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। खाने के लिए भी 5 उंगली हिलाना पड़ता है। लेकिन इस देश की गद्दी पे ऐसे लोग काबिज हो गए हैं। जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे, और आज चाय का नाम लेकर के बताइए, चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ गया? न्यूनतम मजदूरी बढ़ी क्या? 360 रुपया मिल रहा है क्या? एक बात बताइए, जो सरकार से धोखा करे, क्या सिपाही
जी, इसको धोखेबाज नहीं बोलना चाहिए, सच को सच बोलना चाहिए ना, झूठ को झूठ बोलना चाहिए ना। मेरे घर में मेरे बहुत सारे भाई फौज की नौकरी करते हैं। कल उसमें से एक भाई हमको फोन किया, बोला जानते हो ये सरकार अब हम लोगों को नया काम दे रही है। हम बोले देश की रक्षा करने के अलावे भी कोई काम है? बोला देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, अब बेईमान नेताओं की इज्जत की भी रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे? तो सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, एक लिस्ट हमको थमा दी है कि 10 लोगों को समझाइए कि ये सरकार कितना अच्छा है। बताइए, मेरा शकल खराब हो और हम जो हमारे देश के लोग हैं, जो इस देश की रक्षा करने के लिए फौज की नौकरी ज्वाइन किए हैं, उनको हम कहें कि आप 10-10 लोगों को जाकर के बताइए कि मेरा शकल कितना सुंदर है, हम देवानंद लगते हैं कि नहीं लगते हैं। बताइए, बिहार में कहावत है, नहाया हुआ देह और खाया हुआ देह नहीं छुपता है। देसी खा लेंगे तो पेट निकल जाएगा ना, और नहा लेंगे तो साफ दिखेंगे। तो जो लोग गंदे हैं उनको कितना भी चमका ले, उनकी शकल चमकने वाली नहीं है। उनके चेहरे पे इस देश में आम इंसान का खून बहाने का दाग है, जो दाग वो छुपाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि जब चुनाव हो रहा है, इस देश की जमहूरियत ने हमको ये अधिकार दिया है, हमको ये अधिकार दिया है कि हेलीकॉप्टर पे जो चढ़ने वाला है और जो साइकिल पे चलने वाला है, उसका वोट बराबर होता है। घर में आप भले बराबरी नहीं मानते होंगे, क्या चाचा? थोड़ा थोड़ा कर देते होंगे ना लड़का सबको, चुप रहो, तुमको ज्यादा बुद्धि थोड़ी है। लेकिन जानते हैं 18 बरस अगर हमारा उम्र हो गया है, 80 बरस आपका उम्र हो गया है, हमारा और आपका वोट बराबर ही होता है। महिला हो या पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, लंबा हो या नाटा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका वोट बराबर होता है। ये जमहूरियत की ताकत है। देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं हो, बल्कि देश के लोगों के जो सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, और आप तमाम लोगों के आत्मसम्मान पे अगर आप वोट करना चाहते हैं तो अपना एक एक वोट गिन करके दीजिए। वैसे ही जैसे आईपीएल के मैच में एक एक रन बड़ा वैल्यू करता है, अगर एक एक रन बराबर हो जाए तो सुपर ओवर में मैच चला जाता है ना, फिर सुपर ओवर से फैसला होता है। देश में जमहूरियत में सरकार चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के पास है। इसीलिए मैं आप तमाम आम आवाम से अपील करने के लिए आया हूं कि आपका सच आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं। अगर आप अपने मुद्दों पे सरकार चुनना चाहते हैं तो अपने वोट का बंटवारा नहीं कीजिए, एक मुश्त होकर के वोट कीजिए और समाज को बांटने वाली शक्तियों को छठी का दूध याद करा दीजिए। यही मैं आपसे अपील। आप ऐसा करते हैं, उसका एक संदेशा पूरे देश में जाएगा। पूरे देश के लोग जो इस गांधी और गोडसे की लड़ाई में गांधी के साथ खड़े हैं, जो चाहते हैं कि इतिहास को जिस तरीके से गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, उस इतिहास को हम सही तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। आप बताइए, नौजवान सब खड़ा है, एसएससी का तैयारी करते हो? देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। लेकिन जान लीजिए, जिन्होंने इस देश में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, आज कुछ लोग जिनके पास अपनी डिग्री का आता पता नहीं है, वो ऐसे लोगों को कट्टरवादी बताने की कोशिश
रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और इस भारत की खासियत ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने एक साथ इस देश की आजादी के लिए फांसी दिया था। इस देश की खासियत ये है कि अगर इस समाज को आप धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि पूरी देश की जनता आप आसाम की महान जनता की तरफ देख रही है और हम आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि आप बेईमानों को हराइए और पूरे देश में जो किसानों की लड़ाई है ये अपील करने के लिए आए हैं कि आप देश बेचने वालों को हराइए और देश बचाने वालों को जिताइए। ये अपील हम आपसे करने के लिए आए हैं। हम आपसे ये अपील करने के लिए आए हैं कि आपके जो अपने सवाल हैं कि पेपर मिल क्यों नहीं चालू हुआ, एम्स क्यों नहीं बने, IIT क्यों नहीं बना, हमारे राज्य में फैक्ट्रियां क्यों नहीं आई, पलायन क्यों नहीं रुका, इन सवालों पर आप वोट कीजिए। क्योंकि भाजपा जैसी दोमुही पार्टी आज तक हमने नहीं देखी है। लेज का पैकेट देखे, हवा भरा रहता है उसमें, और जब उसको फाड़िएगा तो 4 दाना चिप्स होता है। यही है भाजपा। ऊपर से आपको बड़ा बढ़िया लगेगा, अंदर जब फाड़ करके देखिएगा ना तो 4 दाना चिप्स मिलेगा। कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसके लिए चुराएंगे? प्रधानमंत्री अमित शाह के बेटा के लिए चुराएंगे, भतीजा के लिए, भतीजा के लिए चुराएंगे। पूछिए कैसे? कहते हैं कि SSC का एग्जाम टाइम पे नहीं हो सकता है। बागुरु, SSC का एग्जाम टाइम पे नहीं हो सकता है, लेकिन IPL साल में 2 बार हो सकता है। अभी देखे थे पूना में मैच हो रहा था, इंग्लैंड और इंडिया का, दर्शक नहीं था, बॉलिंग बैटिंग हो रहा था। क्यों? और उस BCCI का सेक्रेटरी कौन है? देवी शाह, जैसा उसको प्यार से हम लोग देवी शाह कहते हैं, बच्चा है ना गृह मंत्री का। और BCCI का सेक्रेटरी कैसे बना है? कौन एग्जाम पास किया है? क्या मेरिट है उसका? कौन सा कंपटीशन दिया है? यही ना कि उसके बाबूजी के ऊपर तरीपार होने का आरोप लगा था। यही मेरिट है ना, यही मेरिट है ना उसका। और इस देश के आम नौजवान जो 18 घंटा मेहनत करके अपनी पढ़ाई करते हैं, आप उसकी बहाली रोक दिए हैं, आप वैकेंसियां बंद कर दिए हैं, और आप एक एक करके अगर सरकारी संस्थानों को बेच देंगे तो बताइए आपको सरकारी नौकरी कहां मिलेगा? कहां मिलेगा सरकारी नौकरी? कहां मिलेगा? इस सवाल को जो पूछने वाले लोग हैं उनको पकड़ करके जेलों में भर देते हैं। इनको क्या लगता है जेल में बंद करके रख देंगे तो हम सवाल पूछना बंद कर देंगे? ए साहब, अपने दिमाग में डाल लीजिए, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा ये घबराहट हमको नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये देश मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं है। ये देश, इस देश में रहने वाले 135 करोड़ लोगों का देश है, और 130 देश में रहने वाले जो 135 करोड़ लोग हैं उनके रोजी रोटी हक और अधिकार के लिए बात करना ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि हमने देश का नमक खाया है, हमने आपके टैक्स के पैसे से पढ़ाई की है, इसीलिए हमारी ये जिम्मेवारी है कि देश को जो लूटने वाले लोग हैं उनका पर्दाफाश करेंगे और उनके खिलाफ सच्चाई कहते हैं। किसके लिए चुराएंगे? मोदी जी ब्याह नहीं किए हैं, अभी इतना लोग आप मंच पर बैठे हुए हैं, जो लोग ब्याह कर लेता है सब चोर हो जाता है। बोलिए, कोई भाजपा वाला बोले ना कि मोदी जी किसके लिए चुराएंगे, मोदी जी ब्याह नहीं किए हैं, तो उसको कहिएगा सुनो, तुम्हारा माँ बाप भी ब्याह किया तो तुम्हारा बाप चोर है। शादीशुदा लोग चोर होता है,
हो रहा है। कहते हैं नया विश्वविद्यालय खोलने के लिए पैसा नहीं है, कहते हैं नया अस्पताल खोलने के लिए पैसा नहीं है, और 8,500 करोड़ का हवाई जहाज लाने के लिए पैसा है। कहां से आया है 8,500 करोड़ का हवाई जहाज? हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आया है। आपका बच्चा, उसको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, आपके इलाज के लिए अस्पताल नहीं, लाखों का सूट पहन करके हवाई जहाज 8,500 करोड़ का चाहिए आपको। देखिए, ये स्वार्थी लोग हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं, अगर कुछ गलत भी करते हैं ना तो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करते हैं। ये तो इतना स्वार्थी आदमी है कि अपने स्वार्थ में घर परिवार का जिम्मेवारी भी छोड़ करके भाग गया। बात बताइए, घर चलाना देश चलाने से ज्यादा मुश्किल है। और जो घर नहीं चला सका वो देश क्या खाक चलाएगा? कि भ्रम में मत पड़िए, 5 साल में एक बार ये मौका मिला है, इस बार आप नहीं चूकिए, क्योंकि अगर आप 100 रन से हारते हैं तब भी हार होती है, 10 विकेट से हारते हैं तब भी हार होती है, और सुपर ओवर में अगर 1 विकेट नहीं गिरा पाए लास्ट बॉल पर तब भी हार होती है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए जीत, हमारी जीत इस बात में है कि इस देश का संविधान जीते, हमारी जीत इस बात में है कि इस देश का किसान जीते, हमारी जीत इस बात में है कि इस देश का नौजवान जीते, हमारी जीत इस बात में है कि इस देश का मजदूर जीते, तभी हिंदुस्तान जीतेगा। इसीलिए हिंदुस्तान की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आप तमाम आसाम की जनता से हम अपील करने के लिए आए हैं कि मोहब्बत की अलख को जगाइए, मोहब्बत को जिताइए, और नफरत करने वाली ताकतों को हरा करके उनको धूल चटाने का काम कीजिए। आया हूं कि मैं एक नौजवान हूं, हमने अपनी पीएचडी की है, हम भी चाहे तो किसी अच्छी जगह नौकरी लेकर के बहुत आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर यही बात महात्मा गांधी ने सोची होती, अगर यही बात शहीद आजम भगत सिंह ने सोचा होता, अगर यही बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सोचा होता, यही बात अगर अशफाकुल्लाह खान ने सोची होती, तो हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते कि नहीं होते? हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी गोरों से, हम लड़ेंगे, और इन चोरों को ये बताएंगे कि लोकतंत्र आपकी बपौती नहीं है। इनको लगता है कि माल दे करके, पन्ना प्रमुख बना करके ये लोकतंत्र को हाईजैक कर लेंगे। इस बार इनका सॉफ्टवेयर फेल कर देना, इस बार इनका सॉफ्टवेयर कितना हैक कीजिएगा, इतना वोट ही दे देंगे ना कि आपका हैक करने वाला सिस्टम ही फेल करेगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, इधर उधर देखना ही नहीं है। जैसे ये वोट मांगते हैं ना, किसके लिए चुराएगा उसके नाम पे ना, वैसे ही हम लोगों को याद रखना है कि अंबानी अदानी के लिए चुराएगा। हमको ये याद रखना है कि अपने दोस्तों को इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति कौड़ियों के दाम में बेचेगा, और यह जो देश का लूट है उसकी तरफ हमारा ध्यान ना जाए, इसीलिए हिंदू मुसलमान करके ये हमारा ध्यान भटकाएगा। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि सुनना है एक कान से, और दूसरे कान का क्या इस्तेमाल करना है? वो नफरत की बात करेंगे, वो बांटने की बात करेंगे, वो हिंदू मुसलमान करेंगे, वो मंदिर मस्जिद करेंगे। हमको क्या करना है? रोजी रोजगार, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये बात याद रखनी है। हमको ये याद रखना है कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान
सम्मान, सबको मिले बराबर का आत्म सम्मान, ऐसे हिंदुस्तान का हमको निर्माण करना है। इस बात को हमको याद रखना है कि ये नया नया शगुफा छोड़ते रहेंगे। जब भी चुनाव आएगा कोई ये नया शगुफा छोड़ देंगे। आप जानते हैं कि पूरे देश को इन्होंने एनआरसी और सीए के नाम पे उबाल करके रखा। आप जानते हैं कि इन्होंने कोशिश की कि इस देश की आम और आवाम को आपस में लड़ाया जा सके। एक बात हम आपको बता देते हैं, इनको कोई मुद्दा सॉल्व नहीं करना है। क्या कहते थे? घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजेंगे। आज खुद ही साहब बांग्लादेश में देख लिए। इनका काम है झूठ बोलना। तो जब देश का हुक्मरान झूठ बोलने लगे तो देश की जनता को अपने दिमाग में और अपने आंख में लाई डिटेक्टर लगा लेना चाहिए कि जो ही नेता झूठ लगे, झूठ बोले कि आपका दिमाग काम करना शुरू कर दे। आप मुझे बताइए कि जो मुद्दे इन्होंने कहे थे, एक मुद्दा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, काला धन वापस आया? आपके खाते में 15 लाख पहुंचा? नौकरी मिली? किसानों की फसल दोगुनी हुई? ये तो देश का मुद्दा था। अब मैं आपसे आसाम का मुद्दा पूछता हूँ। पेपर मिल चालू हुआ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी? नया एम्स खुला? नया आईटी बना? इनको वोट किस नाम पे दें? मुसलमानों के बीच में ये कहते हैं कि देखिए हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, इसीलिए शाहनवाज हुसैन को मंत्री बना दिए हैं। और हिंदुओं के बीच में जाके कहते हैं देखिए वोट नहीं दीजिएगा ना तो मुसलमान सबका मन बढ़ जाएगा। तो मुसलमान को टाइट करना है कि नहीं है? बताइए। वोट लेते हैं मुसलमान को टाइट करने के नाम पे और रेट टाइट कर देते हैं पेट्रोल डीजल का। इस बात को आप समझिए। यही काम 1947 से पहले अंग्रेज किया करते थे। दोनों बेईमान को बुलाते थे, 5 को हिंदू बेईमान और 5 को मुसलमान बेईमान, दोनों को साथ में बैठाते थे और कहते थे लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। चाय पीते हैं और चाय पीते हुए तरकीब बताते थे। कहते थे कि इन हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाना पड़ेगा। तो बोला ये नहीं लड़ेंगे, ये लड़ने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये लोग सदियों से साथ में रहे हैं। इनका खान पान, रोजी रोजगार, रहन सहन एक जैसा है। आप मुझे बताइए, बारात वैली में रहने वाले जो आप लोग हैं, भोजपुरी बोलते हैं क्या? कि बांग्ला बोलते हैं? असमिया बोलते हैं? हमारे यहाँ जो रहने वाला मुसलमान है वो मैथिली बोलता है कि बांग्ला बोलता है? क्या बोलता है? जब बांग्लादेश अलग हुआ था, धर्म के नाम पे अलग हुआ था कि भाषा के नाम पे अलग हुआ था? धर्म हमारी एक पहचान होती है, इसके साथ साथ बोली होती है, भाषा होती है, संस्कृति होती है, खान पान होता है। नारियल तेल में छना हुआ कबाब आपको अच्छा लगेगा? केरल के मुसलमान को अच्छा लगता है, वो भी मुसलमान है ना, उसको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसके वहां नारियल होता है। इतने तरह की हमारी पहचान होती है। हिंदुओं को भी अगर आप देखेंगे तो शिव की पूजा करने वाले होते हैं, विष्णु की पूजा करने वाले होते हैं, देवी की पूजा करने वाले होते हैं, मांस खाने वाले भी होते हैं और मांस नहीं खाने वाले भी होते हैं। हमारी पहचान इस बात में है कि हम अलग अलग आपको बाहर से देखने में लगते होंगे। आपको लगता होगा कि मेरी दाढ़ी नहीं है, आपको लगता होगा कि कोई टोपी पहना है, कोई टोपी नहीं पहना है, लेकिन हम सबके सीने में एक दिल है और वो दिल हिंदुस्तानी है जो इस देश के लिए धड़कता है। ये चाहते हैं कि इन दिलों में नफरत भर दिया जाए। सदियों से जो साथ रहने वाले लोग हैं, पड़ोसियों को आपस में बांट दिया जाए, पड़ोसियों को आपस में लड़ा दिया जाए।
तो हम उनको कह देना चाहते हैं कि जब जरूरत पड़ी तो एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल